मित्रों, फ्री लीगल एडवाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 1861 पुलिस रेगुलेशन एक्ट के संदर्भ में बताना चाहता हूं कि पुलिस की क्या व्यवस्था होती, पुलिस कैसे FIR दर्ज करती, क्यों नहीं दर्ज करती, इसके संबंध में आपको मैं बताना चाहता हूं। मित्रों, पुलिस एक ऐसी संस्था है जो प्रशिक्षित व्यक्तियों का एक समूह होता है और जनता की सुरक्षा के लिए होता है। इसमें अपराध का निवारण भी है, कानून की व्यवस्था का भी है और इसमें ये व्यक्ति की सामान की सुरक्षा के लिए उसकी भी उसमें उपबंध किया गया है। और पुलिस प्रशासन जो है वो व्यक्ति शांति व्यवस्था कायम रखने का उसका मूल उद्देश्य है। प्रशासनिक और तो शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था की गई है। भारतीय प्रशासन में की गई है, केंद्रीय प्रशासन में की गई है और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जो गठित पुलिस तंत्र की व्यवस्था की गई है 1861 के अंतर्गत पुलिस को शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए और उच्च अधिकारियों कार्य आदेशों के पालन के लिए इसका व्यवस्था की गई है। इसके संपूर्ण वर्ग ये ढांचा इसका इस प्रकार से होता है। पुलिस की जैसे हमने आपसे बताया अपराधों का निवारण के लिए हो, शांति व्यवस्था बनाए रखने, व्यक्ति की साजो सामान सुरक्षा के लिए है, किसी सक्षम अधिकारी के कानूनी आदेश का अनुपालन के लिए है। ये पुलिस की व्यवस्था है। पुलिस एक व्यक्तियों का समूह, प्रशिक्षित व्यक्तियों का एक समूह, गठित समूह होता है। इसकी व्यवस्था विधिक व्यवस्था है। इसको थाने स्तर पर SHO कहते हैं। SHO थाना अध्यक्ष भी हो सकता है, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर स्तर का भी हो सकता है। उसके बाद सर्किल में होते हैं DSP होते हैं, CO होते हैं, SP होते हैं, SSP होते हैं, DIG होते हैं, IGP होते हैं, DGP होते हैं। अब वर्तमान समय में कमिश्नरेट की व्यवस्था कर दी गई। कमिश्नरेट इसमें भी प्रावधान किया गया है, उसको नियंत्रण और संचालन करने के लिए यहाँ तक की व्यवस्था की गई है। अब मित्रों, अब आपको जानने की ज़रूरत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट आप कैसे दर्ज कराएंगे। किसी भी घटना संज्ञेय अपराध के मामले में या संज्ञेय मामलों के मतलब जो गंभीर प्रकृति के अपराध हो, साधारण प्रकृति के अपराध हो, उनमें आप FIR कैसे दर्ज कराएंगे। ये मित्रों आपके लिए जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। पुलिस कैसे मामलों में आपकी FIR दर्ज करेगी या नहीं दर्ज करेगी, तो क्यों नहीं करेगी, उसके संबंध में आपको क्या कार्रवाई करना है, पुलिस के अगेंस्ट क्या कार्रवाई करना है, इसके संबंध में आपको जानकारी होना मित्रों अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, पहले अब आप थाने में पहुंचेंगे। अपनी जो भी घटना होगी, मारपीट की गंभीर घटना भी हो सकती है, साधारण भी घटना हो सकती है, गाली गलौज की घटना हो सकती है, अक्षरशः मित्रों उसको रिटर्न में टाइप शुदा हो या हाथ से लिखित हो या मौखिक हो या डॉक्यूमेंट या डाक द्वारा हो, किसी भी माध्यम से आप थाने स्तर को सूचना प्रेषित कर सकते हैं। उसमें FIR आपकी अक्षरशः दर्ज की जाएगी। यदि मित्रों अगर पुलिस पाती है, अगर आप स्वयं जाते हैं थाने पे FIR दर्ज कराने के लिए मारपीट के दौरान या चुड़ैल के दौरान, तो अपनी अक्षरशः बात लिख करके अपनी ही भाषा में थाने में देंगे। थाने पुलिस का अधिकारी GD में दर्ज करेगा और आपको तुरंत मेडिकल कराएगा। मेडिकल कराने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत किया जाएगा। ये व्यवस्था प्रावधानित किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी अगर संज्ञेय मामला पाया जाता है मित्रों, तो उसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी के संबंध में मित्रों ये उपबंध किया गया है 7 ईयर के संबंध में अभी लेटेस्ट आया अनरेश कुमार वर्सेस बिहार के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 जजों की बेंच के द्वारा ये निर्णित किया गया, ये व्यवस्था दी गई है कि इसमें ये कि अगर 7 साल से कम अपराध है तो उसमें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच का निर्णय दिया गया है। एक दहेज के उत्पीड़न के संबंध में मामले में ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सभी स्टेटों के लिए सर्कुलर जारी कर दिया गया उच्च अधिकारियों के लिए और ये सभी की ये जानकारी में है। सभी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की जानकारी में, थाने स्तर पर भी ये जानकारी में है। फिर भी पुलिस इसका उपयोग न करके सीधे आपको साधारण मामलों में गिरफ्तार कर लेती है। ये जो पुलिस व्यवस्था का विपरीत कानून अपने अधिकारों का उपयोग करती है, ये गलत। इसके संबंध में अगेंस्ट आप पुलिस विभाग के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं। ये कार्रवाई करने का आपका स्वतंत्र अधिकार है। मित्रों, एक चीज़ हम और बताना चाहते हैं आपको, इसमें जब उच्च अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं। उच्च अधिकारियों की शिकायत करने के बाद अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आप न्यायालय स्तर पर मजिस्ट्रेट भी शिकायत कर सकते हैं। वहाँ भी आपकी व्यवस्था की गई है। अब प्रश्न ये उठता है कि मित्र FIR जब अक्षरशः आपकी दर्ज हो गई
तो आपकी सारी कार्रवाई हो गई है। विवेचक होंगे, विवेचना की जाएगी। विवेचना जी आपके बयान लिए जाएंगे मेडिकल के आधार पे, अन्य सबूतों के आधार पे। जो भी तथ्य मौके की जांच करेगा, घटनास्थल की जांच करेगा, घटनास्थल की जांच करने में जो भी सबूत जुटाए जाएंगे और सबूतों के आधार पे चार्जशीट दाखिल की जाएगी। अब मित्रों उसी के विपरीत में हम आते हैं, यदि चार्जशीट नहीं दाखिल की जाती, यदि FIR नहीं दर्ज की जाती तो उस संबंध में आप क्या करेंगे। अब मित्रों प्रश्न ये उठता है कि जब आपके थाने पे गए, थाने स्तर पे आप अपनी FIR दर्ज कराने गए, पुलिस आपकी FIR नहीं दर्ज करती, थाने स्तर पे आपकी FIR नहीं दर्ज की जाती है, तो उस स्तर पे आप क्या करेंगे। पहली ड्यूटी बनती है, जो घटना अक्षरशः आप थाने लेकर के गए, थाना स्तर में FIR नहीं दर्ज करते हैं, तो वही घटना अक्षरशः है, उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। वही उच्च अधिकारियों को एडिशनल स्तर पर, SP स्तर पे, और प्लस ये लिखेंगे कि मैं फला तारीख को पुलिस अधिकारी के पास फला थाने पर मौजूद था, तो ये घटना थी, इस घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराने गए और पुलिस प्रशासन द्वारा मेरी रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। तो उच्च अधिकारी उस थाने स्तर को निर्देशित कर देंगे और आपकी FIR उचित धाराओं में दर्ज कर ली जाएगी। फिर भी मित्रों अगर नहीं दर्ज होती है, SP के आदेश के बावजूद भी कभी कभी ऐसा इत्तेफाक हो जाता है कि उच्च अधिकारियों के आदेश के बावजूद भी थाने स्तर पे FIR दर्ज नहीं होती है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। आपके सामने मित्रों विकल्प बचता है फिर न्यायालय में जो भी आपकी घटना होगी उसके संबंध में अगर आपके पास मेडिकल सबूत है मित्रों, अगर मेडिकल प्रपत्र उपलब्ध हैं तो मेडिकल प्रपत्र लगाते हुए 156(3) CRPC के अंतर्गत उस न्यायालय में जो आपका थाना उस सर्किल के अंतर्गत आता होगा, जिस मजिस्ट्रेट के अंतर्गत, उसमें 156(3) CRPC के अंतर्गत प्रार्थना पत्र देंगे शपथ पर लगा करके, और न्यायालय उसमें आदेशित करेगी FIR दर्ज करने का। न्यायालय जब FIR दर्ज करने का आदेशित कर देगी तो FIR सीधे जो है जा करके थाने, उसकी कापी जो है सीधे न्यायालय की प्रतिलिपि जो आदेशित करेगा उसको सीधा थाने पे जाएगी और थाने में अक्षरशः FIR दर्ज कर ली जाएगी। उस मामले में हीला हवाली नहीं होती। अगर 156(3) का आदेश हो गया है मित्रों तो थाने पे FIR आपकी दर्ज हो जाएगी। 156(3) FIR दर्ज होने के बाद मित्रों जब आपकी FIR दर्ज हो जाती है तो फिर भी आपकी पुलिस बयान लेगी, आपके और घटनास्थल मौके की जाँच करेगी और पुलिस आपके बयान लेगी। उसके बावजूद अगर मित्रों 156(3) के मामलों में प्रायः देखा जाता है कि पुलिस सीधे फाइनल रिपोर्ट लगा देती है और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल नहीं करती है। ऐसी स्थिति में मित्रों आपको क्या करना है, आपको प्रयास ये करना है कि विदिन 30 दिन बाद आप न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देंगे और अपनी एक प्रोग्रेस रिपोर्ट, विवेचना की प्रोग्रेस रिपोर्ट, अगर आपके बयान नहीं लिए जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो विवेचना की प्रोग्रेस रिपोर्ट साकरी बसु वर्सेज ऑफ स्टेट के संबंध में हवाला देते हुए उसी न्यायालय में प्रत्यावेदन देंगे, प्रार्थना पत्र देंगे कि मेरी इसकी प्रगति आख्या तलब कर ली जाए। न्यायालय को समोटो पावर होता है। अगर न्यायालय ने आदेशित किया 156(3) आदेश दर्ज होने का FIR तो न्यायालय को पावर है कि विवेचना को समुचित ढंग से करावे या उसमें चार्जशीट दाखिल हो। तो वो न्यायालय को अवगत कराएगा कि 1 माह के अंदर हमने इतने पर्चे काटे हैं। प्रथम हमने जब स्टार्ट किए विवेचना, पहले दिन हम ये दरियाफ्त नहीं हुए, हम यहाँ गए वहाँ गए, अपनी ये सूचना एकत्र किए, ये गवाह एकत्रित किए, जो भी उसको विवरणिका अपना केस डायरी में अंकित करते हुए न्यायालय को प्रस्तुत करेगा। जब न्यायालय को वो प्रस्तुत कर देगा अपने विवरणिका, तो नेक्स्ट अगले जब दोबारा मांगेंगे 1 माह बाद, 1 माह बाद, 2 माह बाद, तो वो न्यायालय में चार्जशीट दाखिल करेगा। न्यायालय के आदेश अगर एक बार रिपोर्ट तलब कर लिया है और न्यायालय ने संज्ञान में ले लिया है कि नहीं ठीक आप उचित धाराओं में जो विवेचना कर रहे हैं समुचित नहीं कर रहे हैं, न्यायालय अगर आदेशित कर दिया है उस विवेचक को बुला करके, तो वो ज़्यादातर प्रायः की चार्जशीट दाखिल होगी। चार्जशीट दाखिल होगी तो फिर आपका मामला जो न्यायालय में विचाराधीन होगा उसके अंतर्गत अभियुक्त को सज़ा मिलेगी। अब प्रश्न उठता है कि मित्रों ऐसे मामलों में इस प्रक्रिया थोड़ा सा लंबी हो जाती है, 156(3) की प्रक्रिया भी लंबी होती है, इसमें आपको थोड़ा सा समय लगता है न्यायालय की कार्रवाई में, और पुलिस की कार्रवाई में त्वरित कार्रवाई हो जाती। इसमें 90 दिन का टाइम होता है, किंतु अमूमन पुलिस प्रायः करती है कि 30 दिन के अंदर ही न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर देती है। तो इस तरीके से ये व्यवस्था अगर मित्रों अगर NCR दर्ज की जाती है,
अगर एफआईआर आपकी नहीं दर्ज होती है, ऐसी स्थिति में मित्रों आपको क्या करना है, अगर कोई गंभीर घटना घटित हुई है, अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, आपकी मात्र एनसीआर दर्ज की जा रही है, तो ऐसी स्थिति मित्रों आपको क्या करना है, आपका जुरिडिक्शन जिस थाने के अंतर्गत आएगा उस थाने के अंतर्गत उसी न्यायालय में 155 टू सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन देंगे। उसमें न्यायालय विवेचना का आदेश कर देगा। उस मामले में आपकी विवेचना प्रारंभ हो जाएगी। जब विवेचना प्रारंभ हो जाएगी तो उस विवेचक को आदेशित कर दिया जाएगा कि इसकी विवेचना गंभीरता से करें। विवेचना जब उसमें गंभीरता से विवेचक करेगा तो उसमें आपको मौके की जांच करेगा। मौके की जांच करते हुए जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर चार्जशीट दाखिल करेगा। यदि अगर चार्जशीट एनसीआर मामले में नहीं दाखिल करता है, एफआईआर लगा देता है, घटना को गलत बताते हुए, गलत तरीके से विवेचना करते हुए अगर फाइनल रिपोर्ट लगा देता है, उसके संबंध में मित्रों फिर भी आपको न्यायालय से उपबंध किया गया है, एक प्रोटेस्ट पिटीशन दायर होगी। उस अपने मामले को जब 60 दिन बाद या 90 दिन बाद अगर फाइनल रिपोर्ट लगा देता है तो आपको मित्रों प्रोटेस्ट पिटीशन उसी न्यायालय में आप दाखिल कर सकते हैं। पहले तो प्रथम दृष्टया न्यायालय अगर एफआईआर न्यायालय के सामने प्रस्तुत की जाएगी। जब एफआईआर न्यायालय पाया जाता है कि नहीं ठीक है, एफआईआर एक्सेप्ट करे या एफआईआर रिजेक्ट करे, इसके पहले मित्रों एप्लीकेंट आवेदक को न्यायालय नोटिस जारी करेगा और न्यायालय में उसको जवाब देना होगा कि आपके ऐसा मामला है, ऐसे मामले में न्यायालय द्वारा ये एक्शन लिया जा रहा है और इसमें एफआईआर लगा दिया विवेचक के द्वारा। तो ये इस प्रक्रिया के तहत जब आपको मौका मिलेगा उसमें आप न्यायालय में अपनी प्रोटेस्ट पिटीशन याचिका दायर कर सकते हैं कि हम मामले को पुनः त्वरित चालू किया जाए। प्रोटेस्ट पिटीशन में आपको जब मौका मिलेगा उसमें भी आपको दो विटनेस दे करके मामला आपका प्रोटेस्ट हो जाएगा और पुनः न्यायालय में संज्ञान में लेते हुए उचित धाराओं में उसकी कार्रवाई के लिए संपादित करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा मामला। फिर पुनः आपकी कार्रवाई होते हुए ऐसे मामलों में पुनः फिर संज्ञान में विटनेस पे आ जाएगा। फिर न्यायालय में चार्ज गठित होगा। चार्ज गठित होने के बाद उसकी कार्रवाई होगी और कार्रवाई होने के पश्चात फिर न्यायालय अगर पाया जाता है संज्ञान में, इसके अंतर्गत आपको दंडनीय व्यवस्था आपको है, इसके अंतर्गत आपको अभियुक्त को दंड दिया जाएगा। इस प्रकार से मित्रों एफआईआर के संबंध में आपको जानकारी हो गए। और इसी के संबंध में मित्रों एफआईआर अगर रिपोर्ट अगर लिखने में हीला हवाली करने के बाद अगर एफआईआर आपकी नहीं दर्ज होती है तो परिवाद के रूप में भी न्यायालय में आप जा सकते हैं। न्यायालय में आप परिवाद दर्ज करा सकते हैं। परिवाद मित्रों सेक्शन 200 के अंतर्गत आप न्यायालय में परिवाद दायर करेंगे। जिस न्यायालय के अंतर्गत आएगा उसमें आप अपना परिवाद दाखिल करेंगे। 200 के अंतर्गत जब परिवाद आप दायर करेंगे तो आपका बयान अक्षरशः वो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा। वो बयान रिकॉर्ड करने के बाद 2 आपको विटनेस देने होंगे। वो बयान विटनेस जो है आपकी घटना का बयान जो आपने तथ्य वहाँ न्यायालय में दर्शित किए हैं, जो बयान आपने न्यायालय में दिए हैं, वही बयान विटनेस साक्षी 2 साक्षी आपके बयान को समर्थन करते हुए न्यायालय में बयान देंगे। उसके तहत जब न्यायालय पाया जाएगा कि नहीं मामला उचित है तो उसके अंतर्गत न्यायालय संज्ञान में लेते हुए उचित धाराओं में सीधे समनिंग के लिए आदेशित कर देगा और उक्त अभियुक्त को सम्मन जारी हो जाएगा और न्यायालय में उपस्थित होगा और जो भी धाराएं जैसी पाई जाएगी उसमें उसको जमानत करानी पड़ेगी। अग्रिम कार्रवाई उसमें प्रारंभ हो जाएगी। कभी कभी मित्रों ये पाया जाता है कि नहीं आरोप परिवाद के रूप में आपका साबित नहीं हुआ तो 203 में मजिस्ट्रेट को भी खारिज करने के भी पावर है, खारिज भी कर देते हैं। उसके अगेंस्ट में आप रिवीजन अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसी परिस्थिति में होता तो मित्रों ऐसा करने के बाद नेक्स्ट में नया पुराना किसी दूसरी अन्य घटना को ले करके नेक्स्ट अगले एक आध महीने 10 दिन 15 दिन बाद 1 हफ्ते बाद दूसरी घटना को दर्शित करते हुए दूसरा परिवाद आप न्यायालय में दायर कर सकते हैं। उस तरीके से मित्रों तो आपको फिर न्यायालय में पुनः जाना पड़ेगा और दूसरी घटना को लेकर के जब आप परिवाद में आएंगे तब उसकी कार्रवाई आपकी पुनः अमल में लाई जाएगी और अगली कार्रवाई होगी। मित्रों गिरफ्तारी के संबंध में मजिस्ट्रेट को पावर होता है। एक BW होता है, बेलेबल वारंट होता है, NBW होता है। कभी कभी ये होता है कि अभियुक्त न्यायालय में हाजिर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में मित्रों BW बेलेबल वारंट न्यायालय जारी कर सकती है, NBW भी जारी कर सकती है। न्यायालय को समोटो पावर होता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय वारंट जारी कर देगी तो पुलिस अधिकारी उसको निष्पादित करके न्यायालय प्रस्तुत करेगा और मजिस्ट्रेट भी उसको निष्पादित करेगा कि वारंट जो जारी किया गया है किस आधार पे क्या किया गया है। तो मजिस्ट्रेट को ही पावर होता है, पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करेगा
और न्यायालय उसको निष्पादित करेगा। अब मित्रों आ जाइए, अब आपको हम बताते हैं जमानत। अब मित्रों जमानत कितने प्रकार की होती है ये हम आपको बताते हैं। जमानत के आधार होते हैं, अग्रिम जमानत होती है, उसके बाद अंतरिम जमानत होती है, रेगुलर जमानत होती है। 3 प्रकार से जमानत को बंद किया गया है। ये 436 से लेकर 439 तक ये व्यवस्था जमानत में दी गई है। इसमें मित्रों जमानत अग्रिम जमानत के लिए भी आप सेशन न्यायालय भी जा सकते हैं और माननीय उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं, और अंतरिम जमानत के लिए भी सेशन न्यायालय जा सकते हैं और सेशन न्यायालय जा सकते हैं और उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। इसके संबंध में विशेष बंद किए गए हैं। और उसके बाद फिर जमानत होने के पश्चात जमानत में मित्रों प्रश्न ये उठता है कि जमानत मजिस्ट्रेट का स्वविवेक है, किस मामलों में उसे जमानत देना है, किस मामलों में जमानत नहीं देना है। लेकिन अक्सर प्रायः ये पाया जाता है कि अगर गंभीर प्रकृति संज्ञेय अपराध अगर कारित हुआ है, ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट को ये विवेक अपने इस्तेमाल करते हुए है कोशिश ये करते हैं कि विदिन उसको 1 मंथ से लेकर के विदिन 6 मंथ तक वो जेल में रह चुके, तभी उसकी बात ज़्यादातर सेशन न्यायालयों के मजिस्ट्रेटों का, सेशन न्यायालय के जजों का ये व्यू होता है कि वो विदिन 6 मंथ कम से कम जेल में रह चुका हो। ऐसी स्थिति में फिर उसके पश्चात जब न्यायालय उचित पाता है तो जमानत को बंद कर देता है। जमानत देने के बाद कुछ कंडीशन उसमें निर्धारित कर दी जाती है कि उसको हर पेशे उपस्थित होगा और भारत छोड़ करके बाहर नहीं जाएगा और उल्लंघन नहीं करेगा और उसमें सहयोग करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा। इस तरीके की कंडीशन लगा दी जाती है जमानत में, तब उसको जमानत दी जाती है। इसी तरीके से अग्रिम जमानत की योजना उच्च न्यायालय द्वारा की गई है। अग्रिम जमानत में भी उसको कंप्लीट प्रावधान दिया गया। अगर अग्रिम जमानत किसी से सदन न्यायालय से या माननीय उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत उसकी हो जाती है तो वो भी ये मान के चलें कि नहीं, उसमें जो है विवेचक को उसमें भी आपको सहयोग करना पड़ेगा, वो किसी प्रकार से किसी भी विधि का उल्लंघन नहीं करेगा, ये उसमें भी व्यवस्था है। मित्रों FIR की जो सूचना होती है 154 के अंतर्गत एक प्रोफार्मा के अंतर्गत पुलिस के पास होता है, उसमें FIR दर्ज की जाती है और ये FIR दर्ज जो की जाती है वो GD में दर्ज की जाती है। NCR FIR दोनों जो GD में दर्ज की जाती है। FIR आपकी मौखिक भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, डाक से भी हो सकती है, किसी भी तरीके से आप FIR दर्ज करा सकते हैं। अब मित्रों इसमें कभी कभी ये होता है कि घटना डिफर है, दूसरे सर्किल से घटित हुई है और तो उसमें 0 FIR दर्ज करके सीधा उसी सर्किल को ट्रांसफ़र की जाती है। उसमें मित्रों कोई समस्या वाली बात नहीं होती है। घटना सर्किल अगर चेंज हो गया है कहीं और घटना यहाँ की बजाय दूसरी जगह कारित किया है उसका, तो वहाँ FIR दर्ज करके उस थाने सीधे उसी जहाँ का जुरिडिक्शन होता है उसी को भेज दी जाती है 0 FIR दर्ज करने के। उसकी बाद विवेचना होती है, उसकी सारी कार्रवाई होती है। उसमें मित्रों 0 FIR में किसी प्रकार से कोई प्रावधान गलत नहीं है, वो भी सही है और उसमें कार्रवाई होती है। मित्रों 167 IPC के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी को 6 माह की सज़ा या गलत दस्तावेजों को तैयार करने के लिए बंद किया गया है और इसमें 3 साल की भी अधिकतम सज़ा का प्रावधान किया गया। 218 CRPC के अंतर्गत 3 वर्ष की सज़ा अगर गलत कोई डॉक्यूमेंट वगैरह उसको प्रोड्यूस करता है बना करके सही, तो ये उसमें व्यवस्था 167 और ये 218 IPC के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। अब मित्रों 482 CRPC ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की कार्रवाई है माननीय उच्च न्यायालय की। इसमें आप FIR रद्द करने के लिए आप सीधे माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। वहाँ FIR क्वेश्चन अगर माननीय उच्च न्यायालय समझता है कि FIR क्वेश्चन के इसमें तथ्य मौजूद है तो FIR न्यायालय क्वेश्चन करते हैं, लेकिन प्राय अक्सर होता है कि FIR क्वेश्चन नहीं होती है। बहुत रेयर केसों में FIR क्वेश्चन होती, बाकी अन्यथा FIR क्वेश्चन नहीं होती। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत भी न्यायालय में उपबंधित किया गया है, जा करके अपनी जो है बात रख सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप के लिखने हमारे मामले में इस तरीके से गलत सूचना एकत्रित की गई है जिसके संबंध में ये कार्रवाई न्योचित नहीं है, उसके संबंध में आप उच्च न्यायालय में 226 के अंतर्गत जा सकते हैं जिसमें आपको रेमेडी मिल सकती है। इस तरीके से मित्रों FIR से ले करके आपको 226 482 तक माननीय सेशन न्यायालय से और माननीय उच्च न्यायालय तक के प्रावधानों को व्यवस्थित करके आपको बताया जा चुका है। तो ये मित्रों इम्पॉर्टेंट है कि FIR की जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन से मामले में पुलिस FIR दर्ज करेगी, कौन से मामलों में FIR पुलिस नहीं दर्ज करेगी, किस मामलों में गिरफ्तार करेगी, किस मामलों में गिरफ्तार नहीं करेगी।
तो मित्रों, ये मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि संज्ञेय मामलों में पुलिस को गिरफ्तार करने का पावर है। असंज्ञेय मामलों जो साधारण प्रकृति में, उसमें पुलिस को गिरफ्तार करने का पावर नहीं है। गिरफ्तार करने के पहले अगर गिरफ्तार कर लेती है असंज्ञेय मामलों में पुलिस किसी में जिसमें 7 साल से कम अपराध घटित हुआ है, उसके संबंध में आपको पूरे सारे प्रावधान किए गए हैं। जा करके आप पुलिस अधिकारी से पूछ सकते हैं किस मामले में मुझे गिरफ्तार किया गया है। आपका मेडिकल होगा और आपके घर सूचना भेजी जाएगी और अपने अधिवक्ता से मिलने के अधिकार आपके उपबंधित सुरक्षित होंगे। और यदि अगर न्यायालय में गिरफ्तार किसी तरीके से अगर पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर लेता है तो 24 घंटे के अंतर्गत रिमांड मजिस्ट्रेट, जो थाना जिस न्यायालय के अंतर्गत आता होगा, तुरंत रिमांड मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा। और रिमांड मजिस्ट्रेट को भी पावर होता है कि रिमांड स्वीकार करे या फिर रिमांड खारिज कर दे। दोनों उसको पावर होते हैं। रिमांड खारिज भी कर सकता है और स्वीकार करके उसको जेल भेज सकता है वारंट बना करके। तो ऐसी स्थिति में ये व्यवस्थाएं मित्रों की गई हैं। तो इस प्रकार से मित्र FIR की जानकारी आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। FIR और ये FIR के संबंध में अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो अपनी FIR कैसे दर्ज कराएंगे, किस तरीके से दर्ज कराएंगे, तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि अपनी जानकारी जो है नियमित करना आपको इम्पॉर्टेंट है। ये पुलिस रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत 1861 के प्रावधान के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है कि पुलिस को क्या क्या अधिकार हैं, पुलिस कौन से मामले में हस्तक्षेप कर सकती है, किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ये सारे उपबंध दिए गए हैं। इसके अगले सेगमेंट में हम और आपकी जानकारी देंगे। मित्रों धन्यवाद। नेक्स्ट अगले सेगमेंट में और जानकारी देंगे।